हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 498 ए की एफआईआर अगर आपके अगेंस्ट हो गई है, आपके परिवार वालों के अगेंस्ट हो गई है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब विवेचना चल रही है तो पति पक्ष को क्या करना चाहिए कि उसके एविडेंसेस को रिकॉर्ड पर लिया जाए। क्योंकि जर्नली जब 498 ए की एफआईआर होती है तो उसमें महिला के द्वारा लिखाया जाता है कि उसके पति और उसके ससुराल वालों द्वारा उसे मारा पीटा गया, उसको जो है जातियाँ की गई, उससे दहेज की मांग करी गई, उसको मानसिक और शारीरिक रूप पर क्रूरता करी गई, उससे रेगुलर बेसिस पर मारपीट की गई, उससे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है पैसा मांगा गया या कार मांगी गई या XYZ डिमांड, जो भी गोल्ड ज्वेलरी, जो बहुत सारे एलिगेशन जर्नल नेचर के जो महिलाएं लगाती हैं, जो नेट से एफआईआर की कॉपी निकाल के लिख दी जाती है तहरीर पे, वो सारे के सारे आरोप लगाए गए हैं। अब एफआईआर होते ही पति पक्ष क्या करता है, बेहद हैरेस होने लगता है, डरने लगता है, वो पुलिस से कन्नी काटने लगता है, दूर दूर भागता है। पुलिस वाले भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो पति पक्ष को और प्रताड़ित करते हैं क्योंकि उनको चाहिए होती है नोट, जो अपने वकील को देने से आप बचते हैं। खैर, अब ऐसी कंडीशन हो गई है, एफआईआर लिख गई है, अब आपके पक्ष को सुना जाए, समझा जाए, एफआईआर में जो वर्जन है उसका डिनायल कैसे करना है और दौरान विवेचना क्या करना है, ये मैं डिटेल में बताऊं। इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस एप्लीकेबल है बिल्कुल उसके लिए। चलिए वीडियो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही एफआईआर होगी 498 ए की, पति पक्ष भागने लगेगा, डरने लगेगा, वो इधर उधर एंटीसिपेटरी बेल और एफआईआर क्वेश्चनिंग और इन सब चीज़ों में पड़ जाएगा। विवेचना चल रही होगी, दरोगा परेशान कर रहा होगा, रोज़ फ़ोन कर रहा होगा कि आओ इतना बात करो, बातचीत करो, सेटलमेंट कराओ, बयान दो, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन विवेचना जो होती है उसमें वास्तविकता क्या है, क्या एक्चुअल में होता है। जब विवेचना दरोगा द्वारा करी जा रही होती है, आईओ जो 498 ए की एफआईआर के बाद आईओ नियुक्त किया जाता है, उस आईओ द्वारा जो विवेचना करी जा रही होगी, उस विवेचना में आखिरकार किया क्या जाता है। हमारे इंडिया में जो बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है वो करता ये है कि विवेचना के दौरान केवल वो उस महिला के बयान ले लेता है जो सो कॉल्ड पीड़िता होती है, उसके घर वालों के बयान ले लेता है, उसके रिश्तेदारों के बयान ले लेता है और जो है उसके जो महिला के विटनेसेस होते हैं उनके बयान रिकॉर्ड करा लेता है। अब गलती यहाँ पर क्या होती है, जो सबसे बुरी गलती जो हस्बैंड पक्ष की होती है, क्योंकि वो पुलिस से भाग रहे होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या करते हैं, भागते ही रहते हैं। तो दरोगा क्या कर देगा, उसने सबके लड़की वालों के बयान ले लिए, ससुराल वालों के एक दो लोगों का बयान ले लिया, उसके बाद विवेचना वहीं पर समाप्त कर दी। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो आप लोग करते हैं जनरली, विवेचना यहीं समाप्त करवा के। यहाँ पर हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जितने भी ससुराल वालों के एविडेंस होते हैं, यानी कि पति पक्ष के जो एविडेंस होते हैं, उनको कंसिडरेशन में आईओ द्वारा लाया ही नहीं जाता, क्योंकि आप आईओ तक उसको पहुँचाते ही नहीं। अब आप कहोगे आईओ को तो हम बहुत सारी बातें बताते हैं लेकिन वो सुनता ही नहीं है। सुनेगा कैसे, क्योंकि आईओ क्या करता है कि आप प्रेशराइज करता है पैसे के लिए। जाहिर सी बात है, हम हर पुलिस वाले की बात नहीं कर रहे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमारी फील्ड में भी खराब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो वो प्रेशराइज करता है, प्रेशर क्रिएट करता है पैसे के लिए, तो अपनी वास्तविक बात जो होती है वो कहना रह जाती है। लेकिन आपको अपनी सारे स्टेटमेंट्स, अपने विटनेसेस के स्टेटमेंट, अपनी बातें सारी की सारी जो है केस डायरी का पार्ट बनानी है। क्यों बनानी है केस डायरी का पार्ट? अगर आप अपनी गवाही नहीं करवाएंगे, अपने लोगों का स्टेटमेंट नहीं कराएंगे, तो क्योंकि देखिए ट्रायल जो चलता है वो केस डायरी के बेसिस पर ही चलता है। अगर आईओ आपके बयान नहीं लेगा, आपके लोगों के बयान नहीं लेगा, तो केस डायरी में उसको एंटर नहीं करेगा और आपके सेफ्टी के लिए कुछ भी रह नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दरोगा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में जो भी आपके अपने फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हैं, जितने आपके पास एविडेंसेस हैं, उन सारे चीज़ों को अच्छे से ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट करके जो भी आपका घटनाक्रम घटा है उसका डिनायल, उसके क्या एविडेंसेस हैं आपके पास, वो सारा का सारा आईओ को सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू बाय पोस्ट सर्व करना है। कैसे? अब इसमें लगाना क्या क्या है, देखिए आपने उनका कोई गिफ्ट दे रखा है तो गिफ्ट के आप जो है
रसीद लगा दीजिए कि कुछ ज्वेलरी दिलाई, ऑर्नामेंट्स दिलाए, कोई प्रॉपर्टी या मकान अगर उनके नाम पे आपने खरीद रखा है तो उसके पेपर लगाइए, गोल्ड खरीद रखा है उसके पेपर लगाइए, उनको आप हनीमून पे बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं या कोई ट्रिप करा रहे हैं तो होटल के टिकट हो गए, बिल्स हो गए, ये सारी के सारे, लंच डिनर रेस्टोरेंट में करा रहे हैं तो उसके एविडेंसेस सारे के सारे आईओ को दीजिए कि देखिए जब मैं इनको अच्छे से रख रहा था, इनके लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा था, ज्वेलरी खरीद रहा था, बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर इनके नाम पे ले रहा था, तब मैं इनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर कैसे कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें, सारा विवरण आप आईओ को देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आईओ आपके इन सारी चीज़ों को जब आप उसके पास भेजेंगे सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू इस चीज़ को, तो आईओ इस चीज़ को केस डायरी का पार्ट बना लेगा। जब ये केस डायरी का पार्ट बना लेगा तब आप यकीन मानिए केस लड़ने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये तथ्य लिखे रहेंगे जब वो बंदा आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रिप्स करा रहा है, घुमा रहा है, आपके नाम पर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो वो कार की मांग आपसे कैसे कर सकता है, वो आपसे धन की मांग कैसे कर सकता है, जब वो ऑलरेडी आपके नाम पे 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख हैसियत के हिसाब से जैसी प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बॉन्ड्स ले रहा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके नाम पे, तो वो बंदा आपसे कैसे 5 लाख 10 लाख रुपए मांग सकता है जो ऑलरेडी 50 लाख 80 लाख रुपीज़ आपके नाम पर खर्च कर चुका है। आप ये सोचिए, तो केस डायरी का पार्ट जब आपके ये फैक्ट्स होंगे तो यकीन मानिए केस में आपकी जीत सुनिश्चित है और इसमें फाइनल रिपोर्ट भी लगेगी, यानी कि एफआर लगेगी, 169 सीआरपीसी एफआर लगेगी। अब आईओ इस चीज़ को जब केस डायरी का पार्ट बना लेगा तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा कि आपके द्वारा उनको टॉर्चर नहीं किया गया है, क्योंकि आपने अलग अलग तरीके के एविडेंसेस दे रखे हैं। आप कोर्ट में इस चीज़ को साबित कर पाओगे कि भाई हम इनको इतना खुश रख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं इनके लिए, तो इनको हम कैसे टॉर्चर कर सकते हैं। कोशिश ये करिए, अगर आपके ससुराल वालों के साथ, इन लड़कों के लिए कह रहा हूँ मैं, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस उनसे अच्छा है तो इस फाइनेंशियल स्टेटस को वहाँ पर शो करिए कि हमारा लड़की वालों से फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, उसके एविडेंसेस दीजिए, बिजनेस के आईटीआर डिटेल्स दीजिए या आपके अपने पर्सनल आईटीआर डिटेल्स दीजिए कि मेरा अच्छा है। हो सकता है 125 में उसको इसका फ़ायदा मिल जाए मेंटेनेंस के केस में, लेकिन अल्टीमेटली जो केस स्टार्ट हो रहा होगा फॉल्स केस आपके अगेंस्ट, वहाँ पर आप अपने आप को उस समय बचा ले जाएंगे। और अगर ये फॉल्स केस प्रूफ हो गया तो 125 भी उस महिला को नहीं मिलेगा जिसने आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान थोड़ा सा ब्रेन लगाकर, दिमाग लगाकर अपने अगेंस्ट होने वाले जो फर्जी मुकदमे हैं उसको रोक सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप एक्टिव हो गए, इस चीज़ को आप मान लेंगे, तो जब भी गलत एलिगेशन लगे हैं, इस तरीके के आप एविडेंसेस देंगे तो 110% आपके मैटर में एफआर लगेगी। एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट 169 सीआरपीसी लगेगी, केस वहीं से क्लोज हो जाएगा। आपको फर्दर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हर बात मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें उम्मीद है सब पसंद आया है, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक चीज़ और एंड में बता देता हूँ, देखिए जब भी आपके अगेंस्ट अभी तक केसेस नहीं हुए हैं, केस होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, केस लिखाए जा सकते हैं, झूठे मुकदमे आपके विरुद्ध दर्ज हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सेक्शन 39 की इंफॉर्मेटरी पिटीशन सीजीएम की कोर्ट में सबमिट करनी चाहिए कि सर मेरे अगेंस्ट अपोजिट पार्टी झूठे मुकदमे लिखा सकती, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, यौन शोषण की बात करे, या वाइफ हो, मेंटल फिजिकल क्रूअल्टी की बात कर रही कि मर के सुसाइड करके नाम लिख के चले जाएंगे, पूरे घर को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इस चीज़ को आप जो है सेक्शन 39 की पिटीशन के माध्यम से सीजीएम आपको बता देंगे। और सबसे खास चीज़ सीजीएम आपके यहाँ ये जो एप्लीकेशन पड़ती सेक्शन 39 की, इसकी ये होती है कि इसमें अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं जाता है, तो यहाँ पर अपोजिट पार्टी को पता नहीं चलेगा। इसकी सूचना अगर आप पुलिस को देते हैं, कहोगे कि पुलिस को भी दे सकते हैं, पुलिस को दोगे तो पुलिस वाले अपोजिट पार्टी को समन कर देंगे, बुला लेंगे, फिर उसको अगर मुकदमे कल निकालने हैं तो अभी लिखाएगी। इसलिए अपोजिट पार्टी को ना नोटिस जाए, इसलिए सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन डाल के अपने आप को बचाइए। ये पिटीशन में कोई मदद चाहिए मेरी तो आप मुझसे ले सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर ही बात हो पाएगी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। और फर्दर जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, ये पहली बार देख रहे हो तो डेफिनेटली और कर दोगे, और शेयर कर देना इधर उधर यार, 10 लोगों को तक आप लोग शेयर कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा मैं भी फेमस हो जाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।